हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक लड़के को दिखाने से होती है। वो भागते हुए एक लड़के की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी कोई अनजान फोर्स उस आदमी को खत्म कर देती है। और जब वो लड़का मुड़कर देखता है तो उसकी एक और साथी भी जमीन पर जख्मी पड़ी हुई थी। और अपने दो करीबी लोगों की ये हालत देखकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और इसके चलते उसके चारों तरफ एक काफी विशाल बर्फ का गोला तैयार होता है, लेकिन अगले ही पल वो बर्फ का गोला कांच की तरफ बिखर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद एक मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर रे नाम का एक लड़का पढ़ने के लिए आता है। देखो वो आ गया। कौन? अरे अपना हीरो। कौन? अरे रे। और जब वो अपने बुक में ऑडिटोरियम का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है। बहुत लड़कियां टकराएगी देखना अपने हीरो से। ये लड़की नंबर 1 थी, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की नीचे गिरती, रे एकदम हीरो के माफिक उसे पकड़ लेता है। तो वहीं रे का हैंडसम चेहरा देखकर वो लड़की, जो एकदम खेमड़ी की तरह दिख रही थी, उसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल होने लगता है। और जब वो लड़की रे से उसके बारे में पूछती है, तब पीछे खड़ी उसकी दो सहेलियां बोल पड़ती हैं कि हमने सुना था कि स्कूल में पहली बार कोई ऑर्डिनरी लड़का पढ़ने के लिए आ रहा है, शायद ये वही है। अब ये सुनकर जो लड़की पहले रे के प्यार में गिर गई थी, वो तुरंत पीछे हटकर उसे ऑर्डिनरी कहकर पुकारती है। साले ऑर्डिनरी बज्जात। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस एनीमे में रॉयल फैमिलीज और एक ऑर्डिनरी फैमिलीज बिलोंग करती हैं। और जिस मैजिकल स्कूल में रे को एडमिशन मिला है ना, वो पूरा का पूरा रॉयल फैमिलीज के बच्चों से भरा हुआ है। और रॉयल फैमिली के बच्चे कैसे हैं? वो लोग ऑर्डिनरी फैमिली के बच्चे को एकदम गंदा, नफरत, बज्जात समझते हैं। अब आगे स्टोरी में एंट्री होती है एल्बर्ट और उसके दोस्तों की। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एल्बर्ट और उसके दोस्त भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को काफी ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इस ग्रेट मैजिक स्कूल में सिर्फ रॉयल फैमिली के बच्चों को ही पढ़ने का हक है, ना कि किसी ऑर्डिनरी बच्चे को। हालांकि यहाँ पर ना रे एल्बर्ट से काफी अच्छा बर्ताव करता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है, लेकिन एल्बर्ट उसके हाथ पर मारते हुए उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस एकेडमी में ऑर्डिनरी बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर फिर अपना हीरो रे जवाब देता है कि अरे रे 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 ला 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 लू 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 लू। काफी बुरी बात है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये सुनकर एल्बर्ट काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और रे पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी रोज नाम की लड़की एल्बर्ट को ऐसा करने से मना करती है। लड़की नंबर 2। अब रोज को देखकर एल्बर्ट और उसका ग्रुप वहां से जाने लगता है, क्योंकि रोज सिटी की टॉप 3 फैमिली में आती है। देख रहे हो अपने हीरो ने कितना लंबा हाथ मारा है। अब एल्बर्ट और उसके ग्रुप के वहां से जाने के बाद रोज रे को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो ऑर्डिनरी जिसे स्कूल में एडमिशन मिला है, जरूर स्कूल वालों ने तुम में कुछ खास देखा होगा। जिस पर रे मुस्कुराते हुए अपना नाम बताता है। आगे जाते जाते रोज रे से कहती है कि अगर तुम्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम आए तो आकर तुम मुझसे बात कर सकती हो। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो ना, खतरनाक आदमी है ना। इसके बाद सीन ऑडिटोरियम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सभी न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करती है और कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे अब तुम लोगों को कड़ी मेहनत करके अच्छा मैजिशियन और एक स्वॉर्डमैन बनना होगा। फिर प्रिंसिपल का लेक्चर खत्म होने के बाद रोज भी सबके सामने आकर स्टूडेंट्स का वेलकम करती है, क्योंकि दरअसल वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है। इसके बाद सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रोफेसर ग्रे रे को सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे देखकर रोज को पता नहीं क्यों काफी ज्यादा खुशी होती है। तो वहीं एल्बर्ट को काफी ज्यादा चिढ़ मच रही थी, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के साथ नहीं रह सकता है। वहीं क्लास में अपनी सीट पर बैठने के बाद जब रे खिड़की से बाहर देखता है, तो बाहर का खूबसूरत नजारा अचानक से डिस्ट्रक्शन भरी सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मगर तभी अचानक से सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि रे को कुछ याद आ रहा है। अब रे तो खिड़की से बाहर देख रहा था, इसीलिए ना टीचर उसकी तरफ एक चोक फेंकती है, लेकिन रे ना एकदम अलर्ट बंदा है, वो चोक को अपने पास आने से पहले ही पकड़ लेता है। लेकिन फिर अचानक से रे की ना खिल्ली उड़ जाती है, क्योंकि वो चोक ना ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से कुछ व्हाइट व्हाइट निकलता है और वो रे के पूरे चेहरे पे लग जाता है। और उसके व्हाइट चेहरे को देखकर पूरी क्लास वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं।
वैसे दोस्तों, हमने और रे ने जिस डिस्ट्रक्शन भरी सिटी का नजारा भी थोड़ी देर पहले देखा था, वो क्या था इसके बारे में हमें जल्द ही पता चल जाएगा। खैर, हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। तो आगे प्रोफेसर स्टूडेंट्स को 7 ग्रेटेस्ट सोर्सरर्स के बारे में बताती है, जिसमें से फर्स्ट उनकी प्रिंसिपल है, जिन्हें ब्लेड सोर्सरर कहा जाता है, और दूसरी कैरोलिन नाम की एक प्रोफेसर है, जिसे स्पेल बाइंडिंग सोर्सरर भी कहा जाता है, और तीसरा एक आइस ब्लेड सोर्सरर है, जो कौन है और कहाँ है उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो लास्ट वॉर के बाद से कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ पता नहीं था। और अब बचे 7 में से 4, जिनके बारे में भी आज तक किसी को कुछ पता नहीं कि वो लोग कहाँ पर हैं। और हाँ, ये भी माना जाता है कि आइस ब्लेड सोर्सरर इन सभी सोर्सरर में सबसे ज्यादा पावरफुल है। आगे प्रोफेसर यहाँ पर ये भी बताती है कि तुम लोगों का गोल होना चाहिए कि 7th ग्रेट सोर्सरर की तरह बनो। तभी एल्बर्ट प्रोफेसर से पूछता है कि अगर हमारा गोल 7 ग्रेट सोर्सरर्स की तरह बनना है, तो हमारे बीच एक मामूली ऑर्डिनरी क्या कर रहा है? अबे खेमड़े, तेरी तो ऐसी 12 बजाएगा ना ये रे। रुक तो रुक 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 रुक, तो तेरी 12 बजेगी। जिस पर प्रोफेसर गुस्से से कहती है कि उसने एकेडमी के टफ एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू को पास किया है, उसके बाद ही उसे यहाँ पर एडमिशन मिला है। वो अपने दम पर यहाँ आया है, तो तुम्हें इसे कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को कोड थियरी का यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसे इरेज करना सिखाती है, जिस पर रोज प्रोफेसर से सवाल पूछती है कि क्या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोई लिमिट होती है, जिस पर प्रोफेसर कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना क्रिएट करने वाले की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। साथ ही में टीचर यहाँ पर मैजिक के 4 स्टेट्स के बारे में भी बताती है, जो कि होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। क्या बोरिंग क्लास चल रही है यार। अब क्या करें यार, क्लास तो बोरिंग ही होती है। जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं कि टीचर तो खतरनाक है यार हमारी। लेकिन पीछे खड़ी एक लड़की प्रोफेसर से पूछती है, यार ये सारे सवाल लड़कियों को ही क्यों आ रहे हैं, लड़कों को क्यों नहीं आ रहे? अरे लड़के ऐसे ही होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो वो पूछती है कि क्या अपने ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए एंटी मटेरियल का यूज किया था, जिस पर प्रोफेसर कहती है कि नहीं, और तुम्हें इस एकेडमी में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो एंटी मटेरियल का यूज कर सकता हो। वहीं हम देखते हैं कि इस लड़की को रे भी नोटिस कर लेता है। लड़की नंबर 3, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स कोड थियरी का यूज करने लगते हैं, लेकिन बेचारा रे यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ठीक तरीके से क्रिएट नहीं कर पाता है, और उसे देखकर बाकी के स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरी बातें करने लगते हैं कि उसने ना जरूर एंट्रेंस टेस्ट में चीटिंग की होगी। और ये सुनकर एल्बर्ट तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो वहीं इतनी खराब क्लास फाइनली खत्म होने के बाद जब रे कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी वो उस लड़की को लाइब्रेरी में जाते हुए देखता है, जिसने क्लास में एंटी मटेरियल कोड के बारे में पूछा था। रे उस लड़की के पास जाकर उससे बात करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। देख लो, मैंने पहले ही कहा था, देख लो ये क्या कर रहा है। आगे वो लड़की भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम एलिस बताती है। एकदम टोटा है यहाँ ये लड़की, लेकिन इससे ज्यादा टोटा वो रोज है, एकदम शानदार। इसके बाद इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एलिस डॉक्टर एमिसवर्थ नाम के रिसर्चर की काफी बड़ी फैन है। वो उन्हीं की तरह बनना चाहती है। आगे एलिस रे से पूछती है कि क्या तुम भी एमिसवर्थ के फैन हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि एंटी मटेरियल कोड डॉक्टर एमिसवर्थ ने ही बनाया है। जिस पर रे कहता है कि हाँ, मैं उनका काफी बड़ा फैन हूँ। जिसे सुनकर एलिस काफी ज्यादा खुश होती है। लड़की पटेली रे पटेली। और फिर रे एलिस से पूछता है कि तुम हमेशा अपने बालों को ढककर क्यों रखती हो, ऐसे खुले बाल तुम पर सूट करते हैं, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। जिस पर एलिस बताती है कि उसके ईयर्स जो है ना, वो एक एल्फ के जैसे हैं, और उसकी वजह से मैं हमेशा अपने बालों को ढककर रखती हूँ। जिस पर रे क्या कहता है, देखना बदमाश को है ना, देखना कि नहीं ऐसा ना करो, अगर मेरी नजरों से देखोगी ना तो तुम्हारे ये जो ईयर्स है ना वो काफी ज्यादा सुंदर हैं। जिसे सुनकर एलिस हाय तोबा तोबा करके शर्मा जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रे हॉस्टल के रूम में आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अवी नाम के एक लड़के से होती है, और वो बाकी रॉयल स्टूडेंट्स की तरह नहीं सोचता है। आगे वो जैसे ही रे के साथ हाथ मिलाता है तो दोनों को एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक जैसे हैं, भाई भाई, यानी कि वो दोनों फिटनेस
फिटनेस को प्रायोरिटी देते हैं, जिसके कारण उन दोनों की बॉडी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती है। इसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में जब रे रनिंग कर रहा था, तभी वो काफी तेजी से एक लड़की को क्रॉस करता है और इसके कारण क्या होता ना कि उस लड़की का घाघरा ऊपर उठ जाता है। लेकिन जैसे ही रे को एहसास होता है, वो तुरंत वापस आकर उस लड़की को सॉरी भी बोलता है। लड़की नंबर 4, लड़की नंबर 4। आगे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रेबेका है, जो कि 3rd ईयर की स्टूडेंट है और ठीक रोज की तरह वो भी टॉप 3 रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद अगले दिन स्कूल जाते हुए अवी रे को रोज की फैमिली और रेबिका की फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि दोनों ही टॉप 3 फैमिली की तरफ से आती हैं और दोनों काफी इंटेलिजेंट भी हैं। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि रे अवी को बोलता है कि तुम आगे जाओ, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है। और जब वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा था, तभी एक लड़की 5वीं है, ये 5वीं, वो काफी तेजी से आकर उससे टकरा जाती है। लेकिन रे अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिलता है, यानी कि भाई लोग ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है। आगे वो लड़की अपना नाम क्लेरिस बताती है और वो भी एक रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करती है। हाँ, लेकिन उसकी फैमिली स्टेटस के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पर रे क्लेरिस को पिगटेल्स फ्रेंड कहकर पुकारता है। देख लो, डोरे डालने शुरू कर दिए इसने, जिसे सुनकर क्लेरिस काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने उसकी पिगटेल को नोटिस किया था। आगे क्लेरिस अपनी फैमिली की बड़ाई करते हुए काफी ज्यादा बातें करने लग जाती है। कुछ कुछ लड़कियों की आदत होती है बकड़ 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 बकड़, तो वो भी करने लग जाती है। जिस पर रे कहता है कि अरे तुम तो शायद कहीं पर जा रही थी ना, जिसे सुनकर क्लेरिस रे को बाय बोलकर तुरंत वहां से निकल जाती है। जिसके बाद रे प्रिंसिपल से मिलता है, लेकिन स्ट्रेंजली वो उन्हें जनरल कहकर पुकारता है। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि अब हम लोग सर्विस पर नहीं हैं, तो तुम मुझे प्रिंसिपल कहकर पुकार सकते हो। जिसके बाद सीन ग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है। अब उस घटम गम्बू को मजा चखाने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर टीचर एल्बर्ट और रे के बीच में एक मॉक बैटल करवाते हैं और इस दौरान हम एल्बर्ट को काफी गुस्से में देखते हैं, मानो आज तो वो रे को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और फिर जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है, तो भैंस को लाल कपड़ा दिखाते और वो भागती है ना, वैसे ही एल्बर्ट रे की तरफ भागकर आता है और उस पर जोरदार अटैक करता है। लेकिन रे उससे एकदम शांति से काफी आसानी से बचकर उससे कहता है कि मिस्टर एल्बर्ट, लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह सुनकर तो एल्बर्ट आंख बबूला हो जाता है और वो एक बार फिर रे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार तो रे एक ही झटके में उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसी के साथ उसकी इज्जत के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब प्रिंसिपल दूर से देख रही थी। वो कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। साथ ही में वो रे को आइस ब्लेड सोर्सरर कहकर पुकारती है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।